हेलो एवरीवन। आज जो हमारा इस वीडियो का टॉपिक है वो है फाइनेंशियल एवरेज। ये हमारा सेम है जैसे कि कैपिटल स्ट्रक्चर का था। इसका मीनिंग भी वही है, डेट इज टू इक्विटी। वही हम कैपिटल स्ट्रक्चर का मीनिंग है, वही हमारा फाइनेंशियल एवरेज का है, डेट इज टू इक्विटी। लेकिन अब ये है क्या? ये हमें ये बताता है व्हेन इट इज बेनिफिशियल फॉर द कंपनी टू इंट्रोड्यूस द डेट। हमें कब अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट को इंट्रोड्यूस करना चाहिए। तो यहाँ पे हम बताएंगे कि कौन सी वो कंडीशंस हैं। वो एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है कि अगर डेट को इंट्रोड्यूस करने से कंपनी की अर्निंग पर शेयर बढ़ रही है तो हम डेट को इंट्रोड्यूस करेंगे, और अगर डेट को इंट्रोड्यूस करने से कंपनी की अर्निंग पर शेयर कम हो रही है तो हम कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट को इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे। तो ये भी एक बहुत सिंपल सी बात है कि कब हमारी डेट को इंट्रोड्यूस करने से अर्निंग पर शेयर बढ़ेगी और कब वो घटेगी। उसके लिए एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, वो है फॉर्मूला व्हेन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज मोर देन इंटरेस्ट पेड। जब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है? हमने लोन से 10 लाख रुपए लिए, ठीक है, और उसका इंटरेस्ट रेट क्या था? वो 10% था। वो जिस प्रोजेक्ट में हमने लगा दिए वहां से जो हम कमा रहे हैं वो है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो ये अगर जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज मोर देन इंटरेस्ट पेड तो हमें डेट को इंट्रोड्यूस करना चाहिए कैपिटल स्ट्रक्चर में। और अगर हमारी ये जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट पेड से कम है, 10% हम इंटरेस्ट दे रहे हैं लेकिन कमा हम 8% रहे हैं, तो हमें बोरोड फंड से पैसा नहीं लेना चाहिए। तो हम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला हमें मिला हुआ है, वो बहुत सिंपल है। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स दैट विल बी डिवाइडेड बाय टोटल इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाइड बाय 100। देखो अब ये एक आप एग्जांपल ले लो, उससे आपको ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा। देखो कैपिटल स्ट्रक्चर है हमारा कितने का? ₹50 लाख का। हमने दो केस ले लिए हमने इसमें, एक हमारा ये है फर्स्ट केस और ये है हमारा सेकंड केस। फर्स्ट केस में हमारे पास बोरोड फंड्स है ही नहीं, हमें 50 लाख रुपीस चाहिए थे। हमने सारा पैसा कहाँ से लिया? ओन्ड कैपिटल से ले लिया, शेयर से ले लिया। 50 लाख रुपए हमें चाहिए, 5 लाख नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, ठीक है। नंबर ऑफ शेयर्स क्या है? 5 लाख ऑफ ₹10 ईच। तो ये हो गया हमारे पास फर्स्ट केस में नो बोरोड फंड, सारा पैसा हमने लिया ओन्ड कैपिटल से, शेयर्स, ठीक। दूसरे केस में हमने क्या किया? दूसरे केस में हमने 40 लाख रुपीस शेयर से लिए, और क्योंकि कैपिटल स्ट्रक्चर तो सॉरी जो टोटल कैपिटल इन्वेस्टेड है वो सेम होना चाहिए, तो हमने अगर 40 लिया है ओन्ड कैपिटल से तो हमें बोरोड से हमने कितना लिया? 10 लाख, ठीक है। अब देखो दोनों में कैपिटल स्ट्रक्चर डिफरेंट है पर टोटल इन्वेस्टमेंट सेम है। यहाँ भी 50 लैक्स है और यहाँ भी 50 लैक्स है, ठीक। लेकिन बस यही फर्क है कि यहाँ पे बोरोड फंड्स नहीं है और यहाँ पर बोरोड फंड्स हैं दूसरे केस में, ठीक। अब देखो हमें ये पता है कि जो हमने बोरोड फंड लिया है उसका हमें 10% इंटरेस्ट रेट है, और बाकी इन्होंने जो हमें फिगर्स प्रोवाइड किए हैं वो कौन सी हैं? टैक्स रेट हमने 30% हमारा है, और जो हमें अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है वो हमें दिया हुआ है 7 लाख रुपीस। ये उन्होंने हमें पूरा इतना प्रोवाइड कर दिया। क्या क्या दिया? पहले उन्होंने बताया कि ये टोटल इन्वेस्टमेंट है। इस टोटल इन्वेस्टमेंट में हमारे दो केसेस है। वह फर्स्ट केस में हमने सारा पैसा शेयर कैपिटल से लिया, और दूसरे केस में हमने 40 लाख रुपीस शेयर कैपिटल से लिया और 10 लाख रुपीस हमने बोरोड फंड से लिया, ठीक। ये तो हो गया हमारे दो कैपिटल स्ट्रक्चर डिफरेंट। अब 10% इंटरेस्ट रेट है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस हमारा 7 लैक्स है, और टैक्स रेट हमारा 30% है। अब हमें ये देखना है कि हमें ये जो हमने बोरोड फंड्स लिए हैं ये बोरोड फंड्स हमारे लिए बेनिफिशियल हैं, इससे हमारी अर्निंग पर शेयर बढ़ती है या कम होती है। ये जानने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकाल लीजिए। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अगर इंटरेस्ट पेड से ज्यादा आ गई तो इसका मतलब आपकी अर्निंग पर शेयर बढ़ेगी, ये आपकी कंपनी के लिए फायदे की बात है।
रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला आपको बता दिया, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय टोटल इन्वेस्टमेंट। टोटल इन्वेस्टमेंट तो सेम है, चाहिए केस लो चाहिए लो, 50 लाख रुपीज डिवाइडेड बाय टोटल इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाइड बाय 100, 14% आई हमारी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज मोर देन इंटरेस्ट पेड। 10% हम पे कर रहे हैं, कमा हम 14% रहे हैं, 4% का जो फायदा है ये किसको जाएगा? ये हमारे शेयर होल्डर्स को जाएगा। ऐसे केस में हमें पैसा बोरोड फंड से लेना ही चाहिए। तो अब देखो कि कैसे हमारी अर्निंग पर शेयर बढ़ेगी। ठीक, हमें यहाँ ये पता चल गया यहाँ से कि अर्निंग पर शेयर इस केस में बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज मोर देन इंटरेस्ट पे। देखो अब कैलकुलेट करके देखो कि ये बात सही आ रही है या नहीं आ रही। देखो सबसे पहले हमने ले लिया अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। दो केस हैं, ये पहला केस जो इससे रिलेटेड होगा और ये दूसरा केस जो इस कैपिटल स्ट्रक्चर से रिलेटेड होगा। ठीक, अब देखो ये जो 7 लाख रुपीज है ये हमें इन्होंने दिया हुआ है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। ये है अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, मतलब ना यहाँ पे इंटरेस्ट पे हुआ है और ना टैक्स पे हुआ है, और इंटरेस्ट के ऊपर हम कभी टैक्स पे करते नहीं। तो सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस कर दो इसमें से। पहले केस में तो हमने लोन लिया ही नहीं, तो हम कोई माइनस ही नहीं करेंगे कुछ भी। लेकिन सेकंड केस में हमने 10 लाख रुपीज का लोन लिया है, तो इसका 10% इंटरेस्ट कितना बन गया? 1 लाख। ये हमने इसमें से माइनस कर दिया। ठीक, अब ये जब माइनस हो गया तो जो अब बच के आया वो हमारा क्या है? अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट बट बिफोर टैक्स। अब इसमें से ये जो अमाउंट आ गया 7 लाख और 6 लाख, इसके ऊपर हम टैक्स पे करेंगे। टैक्स हमारा कितना है? 30% हमें रेट दे दी। ठीक, हमने इंटरेस्ट माइनस किया, फर्स्ट केस में नहीं था, सेकंड केस में था, हमने माइनस कर दिया। अब हम 30% इस अमाउंट के ऊपर क्या करेंगे? टैक्स पे करेंगे। इस अमाउंट के ऊपर हमारा टैक्स पे होगा। ठीक, अब 7 लाख का 30% होता है 2,10,000 और 6 लाख का होता है 1,20,000। ये टैक्स हमने माइनस कर दिया। अब जो इसको माइनस करने के लिए, जो डिडक्ट करने के बाद जो हमारा अमाउंट आया है, ये हमारा होगा शेयर होल्डर्स के पास जाने वाला अमाउंट। देखो ये है अर्निंग्स आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। ये हो गया 4,90,000, ये हो गया 4,80,000। अब इसको हम कैसे अर्निंग पर शेयर कैलकुलेट करेंगे? क्योंकि जो ये अमाउंट है ये हमारा जाएगा शेयर होल्डर्स के पास। 4,90,000, 4,80,000। तो यहाँ पे इसको हम नंबर ऑफ शेयर्स से डिवाइड कर देंगे। फर्स्ट केस में 50 लाख रुपीस का था टोटल शेयर अमाउंट, लेकिन नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे? 5 लाख, क्योंकि रुपीज 10 ईच। इसी तरह से जो 40 लाख है ये अमाउंट है, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो जाएंगे? 4 लाख। तो हम अब इसको 5 लाख से डिवाइड करेंगे, और सेकंड केस में हमारे शेयर्स थे नंबर ऑफ शेयर्स 4 लाख। 40 लाख था हमारा अमाउंट, नंबर ऑफ शेयर्स है 4 लाख। तो हमने इसको 4 लाख से डिवाइड किया, इसको 5 लाख से डिवाइड किया। तो देखो आप यहाँ पे अर्निंग पर शेयर क्या आ रही है? अर्निंग पर शेयर इज 0.98। 1 शेयर की जो अर्निंग है वो है 0.98। और जब हमने डेट इंट्रोड्यूस कर दिया था सेकंड केस में, तो वो हमारा हो गया 1.05। इसका मतलब इस केस में हम जितना डेट इंट्रोड्यूस करते जाएंगे उतनी हमारी अर्निंग पर शेयर इंक्रीज होती जाएगी। और वो क्यों हो रही है? वो शुरू में ही आप जान चुके हो, बिकॉज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज मोर देन इंटरेस्ट पेड। तो जहां पे भी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा आएगी इंटरेस्ट पेड से, अर्निंग पर शेयर ऊपर जाएगी, और जहां पे भी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कम आएगी इंटरेस्ट पेड से, आपकी अर्निंग पर शेयर कम जाएगी। बिल्कुल सेम एग्जांपल, अगर आप यहाँ 7 लाख लिया हुआ है, अगर आप इसको 3 लाख से करोगे तो आपका अर्निंग पर शेयर कम होनी शुरू हो जाएगी। वो कम क्यों होनी शुरू हो जाएगी? क्योंकि उस केस में आपकी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 6% बन जाएगी, और जब ये 6% बन जाएगी तो इंटरेस्ट पेड से कम हो जाएगी, तो उस केस में अर्निंग पर शेयर आपकी डाउन जाएगी। आप बिल्कुल जहां आपने 7 लाख लिया इसको सेम करके देख लो ₹3 लाख से। आप देखोगे कि जहां ये इस केस में बढ़ रही थी अर्निंग पर शेयर, इन सेकंड एग्जांपल ऑफ ₹3 लाख, इट विल गो डाउन।
तो ये है हमारा फाइनेंशियल लीवरेज, जहां हम कहते हैं बाय एडिशन ऑफ डेट आइदर द अर्निंग पर शेयर विल गो अप और इट विल गो डाउन, इट विल बी डिसाइडेड बाय द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। और ऐसा एक क्वेश्चन 2 बार CBSE अपने उसमें दे चुका है। एक बार तो उसने फिगर्स ही दे दी थी और कहा था कि डेट इंट्रोड्यूस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो बेटर इसको आप अच्छी तरह से समझ लो, क्योंकि ये आपका आगे हेल्पफुल हो जाता है जो आप फैक्टर्स अफेक्टिंग करते हो आगे फाइनेंशियल डिसीजंस में। थैंक यू, कीप वॉचिंग।